देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो मैं उस बहन को गीता महेश्वरी जी को मैं अंतिम विदाई देने भी कोशिश करी थी, लेकिन वो हरिद्वार ले गए थे। लेकिन आज वाक़ई दुःख का विषय है कि आज रेहड़ी पटरी के माध्यम से जिनका परिवार और जिनका घर चलता है, आज देखिए उसकी यूँ मृत्यु हो जाना। और कहीं न कहीं देखिए आप वहाँ सोचिए कि वो कितनी चिंतित रही होगी कि वो भरी बर्फ़ में भी काम कर रही है। उसको पैसे की कितनी ज़रूरतें हैं इन लोगों को। तो कहीं न कहीं सरकार इन लोगों की अनदेखी कर रही है। और इससे पहले भी एक महिला की मृत्यु हुई, उस पर भी आप लोगों ने उसकी भी आवाज़ उठाई। मैं आपका मीडिया का भी पूरा धन्यवाद देती हूँ। और अभी अभी हमारी जो है एक और महिला ये संगीता भी बीमार थी, इन्हीं में से वो भी काफ़ी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी धरने पर जब जिस दौरान बैठी हुई थी। तो देखिए सरकार को ये सोचना होगा और उचित इनकी व्यवस्था बनानी होगी। आदरणीय हरीश रावत जी भी आए थे यहाँ पर, आदरणीय हरक सिंह रावत जी भी बोल के चले गए हैं। और शक्तिमान जी कहते हैं कि अरे तो छोटा सा किस्सा है, छोटी सी बात है, उसके लिए इनके इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनको कोई मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो मैं तो सारे मुद्दे अगर गिनाना शुरू करूंगी, सैन्य धाम से लेके पंपिंग योजना से लेकर के और जॉर्ज एवरेस्ट से लेकर के, तो मुद्दे तो बहुत हैं जो हम उठा रहे हैं। लेकिन आपके सिर पे जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि आपको गरीब गरीब दिखाई नहीं दे रहा है। आप बहुत बड़े मंत्री हो गए, आपने जो है अपनी धरती तो छोड़ रखी है। आप आते हैं फायर ब्रांड बन के, आपको ये गरीब जनता नज़र नहीं आ रही है जिनके वोट से आप जीते हैं, जिनके वोट से आप मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों की, आम जनता की अनदेखी अगर ये लोग करेंगे, तो जैसे हमारे भाइयों ने, हमारे सभी जितने भी हमारे रेहड़ी पटरी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबने जो जिस तरह की बद्दुआ रैली निकाली थी, तो वो दिन दूर नहीं कि कहीं बद्दुआ लग ना जाए। तो आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से उनको चौंकाने वाली बात यह है कि उनको नींद से उठाने का काम हम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो नींद से जगें और इन लोगों के बीच में आए और अपनी जो है चेली साहिबा को बोलें जो कि भाई इनके लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए। आज इतनी व्यवस्था कोई कमी नहीं है, मैं समझती हूँ। ये सब कहने की बातें होती हैं, आपने बिल्कुल आप ठान रखी है आपने कि भाई हमको तो इनको बिल्कुल, ये चाहे कहीं भी चाहे, हमारे को कोई लेना देना नहीं, हमारी सड़क बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। आज आप अगर आम पर्यटक से बात करते हैं तो आप पूछेंगे ग्राउंड जीरो पे जाके, आप लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, आप पूछिए कि वो लोग क्या कहते हैं। वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई ज़ीरो लेवल पे अगर हम नीचे जा कर के देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यटक सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर रौनक ख़त्म हो गई। तो आप ये सोचिए, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को उजागर करने वाले, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले लोग हैं ये, और इनकी जो है अनदेखी हो रही है। तो वाकई बड़ा दुख का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। और अगर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई गई या इसके ऊपर अगर इन्होंने विचार नहीं किया, तो ये आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ये तो अभी ये लोग सब लोग डटे हुए हैं, गरीब लोग हैं। नगर पालिका कितना दोषी मानते हैं? देखिए पूरी की पूरी दोषी नगर पालिका है, इसमें दोषी मानने वाली क्या बात है। मैं समझती हूँ पूरा का पूरा दोष नगर पालिका का है, उनको आना चाहिए। हमारी भी नगर पालिका अध्यक्ष है, मैं भी मसूरी विधानसभा में ही रहती हूँ, लेकिन उनको आज दुख की बात यह है कि उनको बैठना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। देखिए आराम से बैठ के बहुत रास्ते निकलते हैं। आप जब भी इनको बुला रहे हैं, यहाँ के एसडीएम जो है वो इनको बोल रहे हैं चलो चलो बाहर निकलो, हैं उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है भाई। मेरे को तकलीफ हुई है कि इन गरीब लोगों को आप कैसे बोल सकते हैं कि चलो बाहर निकलो। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष से लोग बात करने जाते हैं तो वो कहते हैं अब तुम सब लोग बाहर जाओ, एक आदमी आओ बात करने के लिए। अरे भाई दुख तो आपने सबको दे रखा है, यहाँ 150 लोगों को आपने तकलीफ दे रखी है, तो 150 लोग तो आपके ऊपर बात सवाल खड़े करेंगे ही, क्वेश्चन मार्क करेंगे ही ना। तो देखिए उनको बैठना चाहिए, इनके साथ विचार करना चाहिए। और ये नहीं तो हम तो आवाज़ उठा, हमारा तो भैया, मेरा तो मन भी है। और मैं नहीं देख पा रही हूँ कि हमारी गरीब जो बहनें हैं, हमारे गरीब भाई हैं, उनको आपने बेरोजगार करके छोड़ दिया। आप किस स्वरोजगार की बात करते हैं? आप बड़ी बड़ी ढीके मारते हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं हम तो सबको, हम चाहते हैं कि कोई भी भूखा ना मरे, ये देश में सब लोग पैसे वाले बने। आपने तो इनको बेचारों को गरीब बना के रख दिया है, आपका इनके ऊपर ध्यान ही नहीं है। आप कहते हैं छोटा सा काम है ही। तो 150 लोग अगर आपको बद्दुआ देंगे तो निश्चित रूप से वो बद्दुआ लग भी सकती है, इसलिए उससे बचिए। और आपने तो इनसे राखी बंधवाई है, आपने तो इन बहनों से राखी बंधवाई है, इसी हथेली पे राखी बंधवाई है, तो उस राखी का तो वास्ता रखिए। आइए इनके बीच में बैठिए, कम से कम इनका दर्द बांटिए। इनका दर्द भी बांटने वाला कोई नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से इन लोगों के साथ हूँ और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। देखिए जिन लोगों को आदत होती है दूसरे के इशारे पे चलने की, उनको ऐसे ही लगता है कि सभी लोग दूसरे के इशारे पे ही चल रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि देखिए मैं वो महिला नहीं हूँ जो अपने पति के बलबूते शहर के अंदर एंट्री करूं। मैं वो महिला नहीं हूं कि अपने पति के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। मैं वो महिला नहीं। मेरा
ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नई नवेली इस नगर पालिका में बैठी हूँ जो मुझे अता पता ही नहीं है किसी भी चीज़ का। मैं पहले भी जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ टिहरी में। मुझे अनुभव है चीज़ों को चलाने का, चीज़ों को देखने का, समझने का। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, और ये पूरा शहर जानता है, ये पूरा शहर जानता है कि मैं किसके कहने पे चलती हूँ और किसके कहने पे नहीं चलती हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के कहने पे चलने की। मैं इतनी जिम्मेदार महिला हूँ कि अगर मसूरी के लोगों ने मुझे मसूरी नगर पालिका की अगर जिम्मेदारी सौंपी है तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकूँ, इतना मुझे अनुभव है। मुझे सोनिया आनंद रावत जी या हरक सिंह रावत जी से ये सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों पति पत्नी अपनी राजनीति कीजिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर के राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आपने तो देखा है, 1 साल हो गया ना मुझे भी यहाँ पे। आपने कभी मेरे पति को नगर पालिका ऑफिस में देखा हो या शहर के अंदर किसी तरीके की राजनीतिक गतिविधियों में देखा हो, मीरा सकलानी के साथ कहीं भी किसी तरीके की एक्टिविटी में देखा हो, राजनीतिक एक्टिविटी में, तो आप बोल दीजिए। तो मुझे इसलिए कहते हैं ना कि जिसको जो चीज़ का जो आदी होता है उसको लगता है कि अगला व्यक्ति भी वही करे। तो आप ये तो मुझे नहीं पता कि 2027 की तैयारी में है या काहे की तैयारी में है, क्योंकि 2027 की अगर वो तैयारी करती तो फिर हरक सिंह रावत जी को आगे नहीं करती ना, फिर वो खुद तैयारी करती है। अब वो कौन तैयारी किसके लिए कर रहा है? हरक सिंह रावत जी सोनिया के लिए कर रहा है, सोनिया जी हरक सिंह रावत जी के लिए कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 में काम करूँगी। लड़ना सबका काम है, दावेदारी सबका काम है। जो भी चुनाव लड़ेगा, मेरे सभी कैंडिडेटों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। वो अपने अपने स्तर से अपनी अपनी लड़ाई लड़ें। माता माहेश्वरी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं दुख है इस बात का कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, और उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। और साथ ही क्योंकि मेरी उनके बच्चे से भी लगातार उनकी जो बेटी है लगातार बातचीत होती रही है, जब से वो एडमिट रही है, हॉस्पिटलाइज रही है रीता माहेश्वरी जी, तब से मेरी बेटी के साथ लगातार मैं संपर्क में थी। और मैं उन व्यक्तियों से ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आज रीता माहेश्वरी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मरने के बाद आप इस तरीके की अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके की राजनीति करेंगे तो ये आपको शोभा नहीं देता है। रीता माहेश्वरी जी का नाम लिस्ट में था, वो पटरी लगा रही थी और बहुत खुशी खुशी वो पटरी लगा रही थी। न किसी कभी वो विरोध में गई, न उसने किसी तरीके की कोई नगर पालिका के खिलाफ या किसी भी तरीके की कोई उन्होंने किसी तरीके की टिप्पणी करी है। वो अपना परिवार अच्छे से चला रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस दिन बर्फ़ पड़ी वो बर्फ़ में फिसली, उनके सर पे चोट आई। जो डॉक्टर आशुतोष जोशी जी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, मेरी उनसे भी बातचीत हो रही थी, लगातार बातचीत हो रही थी। मैं उनसे जा कर के भी मिली थी, और लेकिन उन्होंने भी मुझे कहा था कि क्योंकि सर में चोट आने की वजह से वो ब्रेन हेमरेज उनको हुआ है और पैरालिसिस अटैक भी पड़ा है, तो इसलिए थोड़ा मैडम मुश्किल है इनका बचना। तो मैं फिर भी उनके साथ लगातार संपर्क में थी, उनके परिवार के साथ संपर्क में थी। मैं पूरे 1 दिन वहाँ पे रही आपके इंद्रेश हॉस्पिटल में। बावजूद उसके भी आज इस तरीके की जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे अफसोस है इस बात का कि कम से कम जो लेडी हमारे बीच में नहीं रही है। आप ये राजनीति करने से अच्छा है आप उनके परिवार को जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि उनके पति भी स्वस्थ नहीं रहते हैं, पहले से ही वो बीमार रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी मदद कर पाएंगे उस परिवार की, मैं व्यक्तिगत रूप से ज़रूर उनकी वो मदद करूँगी। मैंने वो बच्चों को भी, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल होपलेस थे, उन्होंने कहा था कि मैम हमारी पढ़ाई का क्या होगा। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि इंटर तक की पढ़ाई आप दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उनकी पढ़ाई को रुकने नहीं दूँगी। मैडम, जब आदमी नहीं बचा तो कहने के लिए क्या बचा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस मामले में कि मतलब आदमी का जीवन कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ शासन सत्ता ही रह गई है, उसका तो मोल ही कुछ नहीं रहा। बेचारी एक हमारी छोटी सी बच्ची, मेरे लिए तो बच्ची ही थी भाई। 4 दिन पहले मुझे कह रही थी, अंकल तो आप चिंता मत करना, मुझे यहाँ बैठा दिया गया है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, मेरी रसीद काट दो।
अब मैंने कहा बेटे तू चिंता ना कर, तेरी रसीद मैं अपने आप काट दूंगा कि मेरा काम यहाँ नहीं चल रहा, मेरे बच्चे यहाँ इस जगह से मेरा रोज़गार नहीं चल सकता, मैं बच्चे नहीं पाल सकती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ खड़ी रही हूँ। वो 3 बार हमारे साथ, एक बार पहले जेल भी जा चुकी है, इससे पूर्व में कभी धरना प्रदर्शन होता हमारे साथ जेल भी गई थी वो बेचारी। रात को 11-12 बजे हमें छोड़ा गया था। उसके बाद यहाँ पर दोबारा भी धरने पर रही और 12 बजे हमने आपके सामने धरना दिया था रात को, उसमें भी बैठी थी वो। ऐसा नहीं है उसने हमारा पूरा सहयोग करा, लेकिन आज हमारे दिल में ना उसके प्रति बहुत ज़्यादा दुख है। और इस दुख के साथ ही कहना चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो, ऐसा दुख हमें और भी आगे सहन करना पड़े, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ डिप्रेशन में हैं और माताएं बहनें कह रही हैं कि हम वहाँ पर बीमार पड़ गई हैं अभी भी, कि जहाँ हमको बैठाया गया है। अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ जहाँ बैठाया गया है, अब बैठाया तो ऐसी जगह जाता है जहाँ पर यातायात सुलभ हो, जहाँ यातायात को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ तो यातायात इतना रहता है, वहाँ कैसे बैठ सकते हैं? फिर ठंडा जगह जहाँ टूरिस्ट नहीं जाता, ऐसी जगह रोजगार चलेगा क्या? नगर पालिका को कितना दोषी मानते हैं आप? नगर पालिका 100% दोषी मानता हूँ। वो बैठाने की जगह है क्या? ऐसी जगह बैठाते जहाँ उन मानसिक टेंशन ना होती उन्हें, उनका दो वक्त का चूल्हा जल जाता। आज आप खुद अपने आप जाके देखिए कितनी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, 1 2 3 बैठे रहते हैं, बाकी तो बंद ही है ना। वो कि रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। माल रोड रहते थे या माल रोड से टच से तो मतलब रोजगार चलता था ना, अब तो रोजगार ही नहीं है बाबू। हाँ, इनकी आत्मा को शांति मिल जाए, मतलब उसको तो बेचारी को, वो तो माता के चरणों में चलेगी, ऊपर वाले के चरणों में चलेगी। इनकी आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। एक गुजर गया, एक पहले और भी गुजरा था, वो भी मानसिक टेंशन में था, लाइब्रेरी का लड़का था। उसको भी दिमाग की ये टेंशन हो गई थी कि भाई मैं करूँगा क्या, मेरे घर का मैं रोजगार कैसे चलेगा। वो भी इसी टेंशन में चला गया। और आगे भी पता नहीं क्या क्या होगा और क्या क्या करके रहेंगे ये नगर पालिका। आज अब भी सुधर जाओ, अब भी हाय मत लो। ये बद्दुआ रैली निकाली थी ना, मत ऐसी बद्दुआ लो कि आगे जाके कहीं और तुम पे ऐसा पड़ जाए कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ तो होती नहीं है, और जब आवाज़ होती है तो भयंकर ही होती है। पहले भी गणेश जोशी ने ऑर्डर दिए थे, पहले भी एसडीएम आया था, उसने छोटे छोटे बनाने के लिए प्रयास किया था कि हम आपको यहाँ विस्थापित कर देते हैं, तब क्यों था। अब कौन सा नया रूल निकल गया, अब कौन सा विशेष वो हो गया बड़े लोगों के कहने पे, बड़े लोगों के मतलब होटलियर्स के, दुकानदारों के कहने से। मतलब ये है कि हटा दिया एकदम से, सबका रोजगार छीन लिया। मसूरी में कौन सी फैक्ट्री है, कौन से रोजगार हैं, कौन से ऑफिस हैं जहाँ पर यहाँ मसूरी का लोकल रोजगार करता है। रोजगार का साधन तो एक पटरी था ना, अब पटरी बैठे थे, वो भी जो चिन्हित लोग थे उनको बैठाते, अब तो ऊपर ऐसे बैठा दिए जो उनके क्राइटेरिया से भी बाहर आते थे, उनको भी नहीं। कोई बात नहीं, आप ये लिखो और चलो बैठो। तोड़ फोड़ की राजनीति, क्या तुझे बैठा देंगे, वो कहेंगे मुझे क्यों नहीं जगह मिली, अगली लेडीज खुद भागेगी कि अब मुझे भी जगह मिल जाए। काफी महिलाएं और पुरुष भी डिप्रेशन में है इस समय, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। उनके अंतरात्मा से पूछे ना, इन महिलाओं के, इन पुरुषों के, जिनको अब मार्च के अंदर फीस देनी है, उनको थोड़ी पता है कि कैसे मार्च की स्कूल की कितनी फीस हो गई है। आजकल हिंदी मीडियम में पढ़ाई कौन सी हो रही है, सभी सोचते हैं हमारा बच्चा कहीं हमारी जैसे पटरी पर ना बैठे, अच्छी जगह जाए, पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट पे जाए। लेकिन नहीं, उनको तो बिल्कुल भी ये नौकर हैं तो नौकर की ही तरह रहे। कदमों में झुकाना बहुत ज़रूरी है, रोजगार के बारे में सोचना कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज भी गणेश जोशी आए ना, गणेश जोशी जी आए यहाँ पर मतलब मसूरी के अंदर और देखे स्थिति, नहीं तो 27 दूर नहीं है, यही कहना चाहूँगा। देखिए, बहुत ही खेद का विषय है और बहुत ही मैं कहूँगा कि पीड़ादायक स्थिति है कि एक जो आंदोलन लगातार चल रहा था पटरी व्यापारियों का कि उनको किसी तरह से विस्थापन किया जाए, उनका रोज़गार को दोबारा से पैदा किया जाए, लेकिन उसको लेते हुए कई महिलाएं, क्योंकि महिला एक बहुत सशक्त भी होती है, दुर्गा रूप भी होती है, लेकिन जब वो टूटने में आती है तो उसका जो दिल है वो बिल्कुल लाचार हो जाता है अपने परिवार के आगे, अपने बच्चों के आगे, अपने पति के आगे। तो उसी कारण वो एक डिप्रेशन में आई, उन्हें स्ट्रोक पड़ा, स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस पड़ा। तो एक बहुत
दुर्दशा के बाद उनकी मृत्यु हुई। पहले तो मैं आपके माध्यम से उन परिवार को सहानुभूति देता हूं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं, उस महिला की। लेकिन मैं नगर पालिका से अनुरोध करूंगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैंने बताया ना कि मातृशक्ति दुर्गा का रूप भी होती है और अपने परिवार के प्रति वो बहुत कमज़ोर भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का जो आज जो स्थिति है, जो उनका रोज़गार है, वो पूर्ण रूप से मैं तो कहूँगा 6 महीने से पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। और कैसे उनका परिवार चल रहा होगा, कैसे उन बच्चों की अब स्कूल खुलने वाले हैं, फीसों का टाइम है, कैसे वो फीस जमा करेगी, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगी, कैसे अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगी। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है सभी मसूरी वासियों के लिए। मैं आग्रह करूँगा नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी से कि आप कम से कम एक महिला होने के नाते उन महिलाओं का पीड़ा को समझिए और उनको कहीं ना कहीं ऐसे रोजगार के अवसर पैदा उनके करें जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण और पालन कर सके। तो नगर पालिका को इस और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और शासन प्रशासन और माननीय विधायक जी पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। मैं तो कहूँगा सो ही रहे हैं कहीं कुंभकर्ण की नींद में। तब जागेंगे जब कहीं राखी बांधनी होगी, लोटा बांटना होगा, तब वो यहाँ दिखाई देता है। लेकिन जब जनता का काम करना होता है तो धरातल में उनका कोई काम नज़र नहीं आता। आज रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में मसूरी पिछड़ता जा रहा है। जो मसूरी की उपलब्धियां थी वो भी धीरे धीरे यहाँ से जारी है। रेलवे एजेंसी, सेंट मैरिज हॉस्पिटल, उनके रहते हुए पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ से चली गई। उन्होंने मसूरी को कुछ दिया नहीं है, मसूरी से उल्टा लिया है। और मसूरी ने जब आपको नेता चुना है, अपने मत दिया है, तो कम से कम आपका कर्तव्य बनता है कि सभी समस्त मसूरी वासियों की जो समस्या है उनका निराकरण करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आप प्राथमिक समस्याओं की तरफ कभी भी आपने ध्यान नहीं दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे विधायक को इस क्षेत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनको अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।